ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम प्रमुख समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई पश्चिमीकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। आज के व्याख्यान का उद्देश्य है कि आप सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किस तरह समझाया है, प्रक्रिया की विशेषताएं क्या हैं और उद्देश्य क्या हैं, उसके परिणाम क्या हैं, किस तरह से भारतीय समाज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इन सब के बारे में क्रमशः हम चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को जानने के पूर्व आपको पिछली कक्षा में एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित एक अन्य अवधारणा जो भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख हमने किया था। उस प्रक्रिया में हमने यह जाना था कि भारतीय समाज में परिवर्तन का आधार समाज में निम्न जाति, जनजाति या प्रभुत्व संपन्न जाति की नकल करने के आधार पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का पदमूलक परिवर्तन, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की या सामाजिक गतिशीलता का द्योतक है। विद्यार्थियों, यह परिवर्तन भारतीय समाज के संदर्भ में हमने जाना। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बाहरी यानी पश्चिम की संस्कृति से कैसे भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है। यहाँ एक और संदर्भ में चर्चा करने के लिए मैं आवश्यक समझती हूँ कि अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने एक सिद्धांत संदर्भ समूह व्यवहार का प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति समूह अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए एक संदर्भ आकांक्षा करता है। यह आकांक्षा क्या है? अपने से श्रेष्ठ लोगों का अनुकरण करना। तो देखिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में भी हमने यह जाना था कि कोई भी जाति, जनजाति, निम्न जाति दूसरे समाज में प्रतिष्ठित जातीय समूह का अनुकरण करती है। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिम में चूंकि 150 वर्ष तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, तो शासक संस्कृति विकसित हुई। उस शासन के दौरान उनके जीवन शैली का अनुकरण करने की जो प्रक्रिया भारतीय समाज में चली, उसे पश्चिमीकरण के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी स्थिति में परिवर्तन हमेशा अपने से श्रेष्ठ का चयन करने के आधार पर करता है। तो आज हम एम.एन. श्रीनिवास की इस पश्चिमीकरण की अवधारणा के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले इस बात की चर्चा करें कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की जिन प्रक्रियाओं का एम.एन. श्रीनिवास ने उल्लेख किया है, उन्हें अपने ढंग से परिभाषित भी किया है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख जो अपनी पुस्तक में किया, उसमें उन्होंने यह बतलाया कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज एवं संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है। और यह जो शब्द है पश्चिमीकरण का, ये अलग अलग स्तरों में, विभिन्न स्तरों में, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा, मूल्य आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का द्योतक है। देखिए, अब इस परिभाषित अर्थ को हम स्पष्ट करें
कि पश्चिमीकरण बहुत व्यापक अवधारणा है। व्यापक कैसे? संस्कृति में परिवर्तन की जहाँ तक बात है, तो संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों तरह की होती है। भौतिक जो पक्ष है वो मूर्त दिखाई देने वाला पक्ष, और अभौतिक यानी हमारे मूल्य, विश्वास, विचारधारा इनसे संबंधित। तो पश्चिमीकरण का संबंध इन दोनों ही प्रक्रिया का संबंध इन दोनों ही सांस्कृतिक पक्ष पर दिखाई देता है, ऐसा श्रीनिवास ने समझाने का प्रयास किया। यदि हम इसको एक्सप्लेन करें बहुत बारीकी से, तो हम इसको श्रेणी के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने व्यवहार में देखें, अगर हम अपने विचारों में, ज्ञान में, चिंतन में देखें, और अगर हम अपने मूल्यों में देखें। आप लोग अपने जीवन में देखते होंगे कि आपने जो खान पान की संस्कृति थी, यदि आप अपने पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, दादी, नानी, इनसे भी चर्चा करके देखें, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो अपना खान पान का तरीका था, वह एक अलग तरीका था, और आज हम देखते हैं तो बहुत बदल गया है। जैसे उदाहरण के लिए जन्मदिन मनाना। पहले मैं खुद भी अपनी नानी से पूछा करती थी कि परिवार में किस तरह जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता था। तो हमको जिस तरह से उन्होंने बताया, वैसा तो हम अब नहीं पाते। उन्होंने बताया था कि जन्मदिन में हम लोग भगवान की पूजा, प्रसाद बाँटना, सामूहिक रूप से गाना बजाना, और चौक डाल के फिर उसमें बच्चे को बिठाल के, और इस तरह से उसके ऊपर से कुछ मीठे पकवान बरसाते थे, फूल बरसाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि केक काटने की संस्कृति विकसित हो गई। पहनावा देखिए तो भारतीय समाज के ट्रेडिशनल अलग-अलग क्षेत्रीय विविधता में अभी अगर आप देखेंगे, तो कुर्ता, पजामा, धोती, साड़ी, कमीज, पगड़ी, इस तरह का जो व्यवहार था हमारा, मतलब जो हमारा पहनावे का जो तरीका था, वो उसकी जगह जीन्स पैंट, शर्ट, कोट पैंट, टाई, ये कितना ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। आश्चर्य तो तब होता है जब दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, क्योंकि वो हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन उसके ऊपर भी उसको देखिए तो कोट पैंट टाई पहनकर दिखाई देगा वो। तो क्यों ऐसा परिवर्तन आया? क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि हम अपने से श्रेष्ठ की कल्पना करते हैं। तो पश्चिम की संस्कृति को हमने एक आदर्श मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि 150 वर्ष तक जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, तो वो शासक होने के नाते हमें अपने से श्रेष्ठ नजर आए। तो उनके जो व्यवहार, आचार, प्रतिमान थे, उसको हमने अपने व्यवहार में शामिल किया। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो साहित्य सृजन और वैज्ञानिक चिंतन, शोध की जो प्रणाली, नए ढंग से जो अध्ययन करने का तरीका, यह जो विकसित हुआ, यह भी पश्चिम के कारण जो है, इसका प्रभाव हमारे चिंतन पे और हमारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दिखाई देता है। मूल्यों में परिवर्तन देखिए, मूल्य क्या होते हैं? हमारे समाज के वांछित लक्ष्य होते हैं। तो हम जिस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय समाज जाति की संकीर्णता में बहुत समय तक जकड़ा रहा। आज भी हम अपनी इस मनोवृत्ति से पूरी तरह से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो इसके कारण जो समाज में एक दूरी, सामाजिक दूरी जातियों के बीच थी, पश्चिमी मूल्यों का जब विकास हुआ, प्रसार हुआ, तो उससे क्या हुआ? इसका सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे पहले किसके ऊपर पड़ा? जो बौद्धिक वर्ग था भारतीय समाज में, उच्च मध्यम वर्ग जो था, उसने क्या किया कि अनुकरण करना शुरू किया, और जो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव पड़ा, उससे तर्क हमारे विचारों में आया, और उस तर्क के कारण पश्चिम के जो मूल्य थे, कैसे उन लोगों ने आजादी पाई, कैसे उन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में समझ विकसित की, उन सब का जो प्रभाव है हमें पुनर्जागरण काल में, आप सब जानते होंगे कि भारतीय चिंतन जो है वो बहुत तेजी से नए दिशा में आगे बढ़ा। हम अपने कर्मकांड, जो कुरीतियां थीं, अंधविश्वास थे, इनसे ऊपर उठकर हमने मानववाद, समतावाद, सार्वभौमिकता के बारे में विचार करना शुरू किया। तो पश्चिमीकरण
को इस तरह से हम एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि इसे किसी एक पक्ष के ऊपर प्रभाव के रूप में नहीं समझा जा सकता। अब चूंकि यह जो परिवर्तन है, इसका संबंध परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, इससे नहीं है, बल्कि ये तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो यह एक नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। इसमें सिर्फ हम सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। परिवर्तन का प्रभाव किसी भी रूप में हो सकता है, जैसा कि आगे हम चर्चा करेंगे जब संस्थाओं में परिवर्तन की बात की जाएगी। तो यह जो प्रक्रिया है, इसको अपनाने के लिए श्रीनिवास ने जो विचार रखे, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में यह जो प्रक्रिया थी, पश्चिम के मूल्यों को स्वीकार करने की और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की, यह चेतन भी थी और अचेतन भी थी। चेतन यानी हम जागरूक होकर भी सोच रहे थे कि हाँ, हमें इस तरह का परिवर्तन अपने समाज में लाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राजा राम मोहन राय ने जब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उस समय जो वैचारिक परिवर्तन था, सती प्रथा को खत्म करने की बात थी, बाल विवाह को खत्म करने की बात थी, फिर प्रार्थना समाज और दूसरे संस्थाएं डेवलप हुई। इन सब का उद्देश्य क्या था? भारतीय समाज की जड़ता को खत्म करना। और यह सब क्यों हो पाया? क्योंकि उस समय कानून, जो अंग्रेजों ने जो शासन प्रणाली विकसित की थी, उसमें उन्होंने एक कानून का शासन भी स्थापित किया था, जिससे कि हम कानून के माध्यम से वांछित परिवर्तन समाज में ला सकते थे। तो भारतीय समाज में उस समय में कितने कानून बने, जिनसे कि समाज की जो बुराइयां थी वो धीरे 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 खत्म होने लगी। तो इस तरह से हमने यह जाना कि पश्चिमीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। अब इसका जो प्रभाव है, जैसा कि हमने अभी आपसे पूर्व में भी कहा, कि इसके प्रभाव को हम समाज के हर एक पक्ष में देख सकते हैं। जैसे सामाजिक जीवन में यदि हम बात करते हैं, तो सामाजिक जीवन में हमारा जो मुख्य आधार है, वो क्या है? परिवार संस्था के ऊपर यदि हम देखें, बात करें, तो परिवार हमारा, भारतीय समाज में परिवार की पहचान संयुक्त परिवार के रूप में होती रही है। और आज भी हम यह नहीं कह सकते कि हमारे देश से संयुक्त परिवार प्रथा खत्म हो गई। लेकिन जब पश्चिम का प्रभाव पड़ा, तो उसने क्या किया कि व्यक्तिवाद हमारे जीवन में आया और छोटे छोटे परिवार यानी एकाकी परिवार का चलन समाज में बढ़ गया। तो ये एक उदाहरण है। बाकी इस तरह से समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे विवाह का जो आधार था, वो नातेदारी संबंधों के आधार पर, जाति के नियमों के आधार पर निश्चित किया जाता था। लेकिन पश्चिमीकरण के बाद चयन का आधार दूसरा होने लगा। योग्यता, शिक्षा या संचार माध्यमों से भी, विज्ञापन के माध्यम से लोग चयन करने लगे। हमारे जो तरीके थे सामाजिक जीवन के ताने बाने में, व्यवहार की जो रीतियां थी, इनमें भी काफी बदलाव आया। राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम परिवर्तन की बात करें, तो देखिए, राजनीति, हमारा जो समाज था, उसमें मानव मूल्य तो हमारी संस्कृति में निहित रहे हैं, लेकिन राजनीति में सामंतवादी एक सोच कायम थी। तो जब पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा, तो हमने क्या जाना कि संस्थाओं में हम सहभागी राजनीतिक संस्कृति की तरफ अग्रसर हुए। यानी हमने चुनाव चयन का आधार बदला, अपने बारे में भी विचार करने लगे कि राजनीतिक प्रक्रिया में हम किस तरह से सहभागी होकर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में यदि हम देखें, तो पश्चिमीकरण का प्रभाव किस तरह से पड़ा? धर्म में हमारे यहाँ धार्मिक संकीर्णता आने लगी थी, और उस संकीर्णता के कारण संप्रदायवाद विकसित होने लगा। बलि प्रथा, कर्म कांड, पवित्रता अपवित्रता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से दूर रखना, ये सारी बातें हमारे धार्मिक आचरण में समाहित होने लगी थी, और धीरे धीरे ये जड़ता समाज को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन जब पश्चिम का प्रभाव हुआ, तो हमने तार्किक ढंग से विचार करना शुरू किया। भारतीय समाज में लौकिक और पारलौकिक, यानी इस जन्म का और अगले जन्म के बारे में धार्मिक बड़े विश्वास प्रचलित रहे हैं। तो हम पारलौकिक सुख के बारे में ज्यादा कल्पना करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। तो जब पश्चिम का प्रभाव पड़ा, तो हमने लौकिक मूल्यों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने लगे,
और तर्क के आधार पर चीजों को समझने लगे। आर्थिक क्षेत्र में हम देखें तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, बाजार बढ़ गया, नए नए स्रोत आ गए जिनसे व्यवसाय की नई प्रवृत्तियां विकसित होने लगी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से उत्पादन के परंपरागत जो तरीके थे इनमें बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देने लगा, क्योंकि जो हम गांव में जो उत्पादन होता था वहीं तक लोग सीमित होते थे। वस्तु विनिमय और जजमानी व्यवस्था, जिससे कि एक जाति अपनी सेवाएं दूसरी जाति को देती थी और इस तरह से एक काम चलता रहता था समाज में। लेकिन जब पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा तो हमने देखा कि भारतीय समाज में तकनीकी विकास होने से, उद्योगों के नए नए अवसर होने से, नगरीकरण बढ़ने से, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने से व्यापक तरीके से आर्थिक कार्यों में परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो तात्पर्य यह है कि जो परिवर्तन है वो एक क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। अब ये जो परिवर्तन है इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो हमारी संस्थाएं बदल रही हैं, इन संस्थाओं में आप देखिए जो इसके परिणाम हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन तो आया लेकिन इसका परिणाम किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे समाज में जो बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते हैं घर में, पिता, पालक, अभिभावक, उनको बड़ा सम्मान देने का भाव था और संयुक्त परिवार के केंद्र में भी वही मुखिया के रूप में होते थे। लेकिन अब क्या है, पीढ़ियों का संघर्ष प्रारंभ हो गया, यानी एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच में द्वंद्व, क्योंकि परिवारों का विघटन होने लगा और लोग अपने ढंग से जीवन को संचालित करने लगे। तो जब ये परिवर्तन हम देखते हैं तो इन परिवर्तनों का प्रभाव हमारे जीवन में मूल्यों के कारण आ रहे बदलाव से दिखाई दे रहा है। मूल्य बदलते हैं तो हमारे जो कार्य करने के तरीके भी बदलने लगते हैं। कुछ अच्छे परिवर्तन भी समाज में दिखा, हालांकि नैतिक रूप से ये तटस्थ अवधारणा है। इसमें हम यह नहीं कहेंगे कि परिवर्तन अच्छा है या बुरा, लेकिन हम इसका जब विवेचना करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि पश्चिम के प्रभाव से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत व्यापक तरीके से बदला है। जैसे शिक्षा का प्रसार होने से क्या हुआ कि सब लोग नए चिंतन की तरफ आगे बढ़े। शिक्षा ने हमारे जीवन को समूचे रूप से परिवर्तन लाने में मदद की और पश्चिमी शिक्षा ने जो वैज्ञानिक चेतना का विकास किया, तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया, उसने हम सबके बीच में थोड़ा जो अंतर था उसको पाटने की कोशिश की। विद्यार्थियों, यह जो परिवर्तन की प्रक्रिया अभी तक हमने श्रीनिवास के द्वारा बताए गए आधारों पर समझने का प्रयास किया, इसमें हम अलग अलग जो पक्ष थे इनमें देखें कि संस्कृतिकरण में जैसा कि हमने ये जाना था कि कोई भी निम्न जाति द्विज जाति का अनुकरण करने की कोशिश करती है या प्रभुत्व संपन्न जाति के परिवर्तन का कोशिश करती है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक में एक स्थान पर यह लिखा है कि निम्न जातियां या इस तरह की जातियां संस्कृतिकरण में परिवर्तन का प्रयास करती थीं और पश्चिमीकरण में बौद्धिक जो वर्ग था, मध्य वर्ग था, उसने पहले अनुकरण किया, फिर उसके बाद व्यवहार परिवर्तन का क्रम शुरू हो गया शिक्षा के माध्यम से। लेकिन समीक्षात्मक दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हम क्या पाते हैं कि ये जो परिवर्तन है वास्तव में अगर हम पूर्वोत्तर को देखें तो पूर्वोत्तर में जो जनजाति बहुल क्षेत्र है उसने तो संस्कृतिकरण को नहीं बल्कि पश्चिमीकरण से प्रभावित है। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, उनके राज्य की जो भाषा है, मतलब लैंग्वेज जिसको हम अधिकृत करते हैं कामकाज की, उसमें भी अंग्रेजी का हमें प्राथमिकता दिखाई देती है। तो पश्चिम का प्रभाव जनजातियों पर भी पड़ा है। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया संस्कृतिकरण तक वह सीमित थी। अंतर यह है कि भारतीय समाज के संदर्भ में जब हम संस्कृतिकरण को देख रहे थे, पश्चिमीकरण का संबंध हम पश्चिम के मूल्यों के समावेश से देखते हैं। तो आपने अपने जीवन में भी व्यापक रूप से हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं में यदि देखें तो हम बहुत कुछ पश्चिम की चीजों को स्वीकार कर चुके हैं। जैसे आप किसी का
अभिवादन करने से, हेलो बोलने से लेके आप देखिए खान पान के तरीके में टेबल, आप किसी के घर में देखिए जो फर्नीचर है, कमरे का डिजाइन है, सोफा सेट है, जो बेडरूम है, या एक छोटे परिवार के हिसाब का जो परिवार उसका सेटअप है, उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिम से हम किस तरह से प्रभावित हुए। जब पश्चिम की प्रभाव हमारे कलाओं पे पड़ा, तो हम देखते हैं कि देखिए स्थापत्य कला में भी आप देखिए, जब मुगल काल था तो मंदिर के जो डिजाइन थे वो गुंबद की तरह दिखाई देते थे ऊपर से, लेकिन जब पश्चिमीकरण आया तो हम देखते हैं कि वो चर्च के पैटर्न से उनका शेप दिखाई देने लगा, ऊपर मंदिरों का डिजाइन बदलने लगा। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखिए परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन यह परिवर्तन क्या पश्चिम के 150 साल के शासन के कारण ही रहा? यदि हम इस पे विचार करें तो हमें यहाँ यह विचार करना आवश्यक होगा कि हम तुलनात्मक रूप से दूसरे देशों में क्या परिवर्तन की प्रक्रिया इस तरह से हुई है उस पर भी विचार करें। तो देखिए कुछ ऐसे एशियाई देश हैं जहां उपनिवेश नहीं रहा, जैसा कि श्रीनिवास ने यह कहा कि 150 वर्ष के शासन की उत्पन्न प्रभाव के कारण भारतीय सामाजिक जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। तो नेपाल जैसा देश है, या थाईलैंड या जापान, ये तो उपनिवेश में नहीं रहे, लेकिन इनमें भी परिवर्तन की प्रक्रिया हुई। तो यह कहना तार्किक रूप से उचित नहीं है। हालांकि इस कथन से हम इनकार नहीं कर सकते कि पर संस्कृति ग्रहण की जो प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ में रहकर हमने अपनाई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमसे कुछ नहीं अपनाया। अंग्रेजों ने भी हमसे योगा सीखा, आयुर्वेद को सीखा, और भी चीजें जो उनको हमारे जीवन की अच्छी लगी होंगी वो उन्होंने स्वीकार की। लेकिन भारतीय समाज में हमने अपनी मूल विचारधारा को बनाए रखते हुए भी कुछ नया सीखा। तो बहुत कुछ हमने अपने कानून के माध्यम से, नियमों के माध्यम से और प्रचलन में हमारे तौर तरीकों के माध्यम से परिवर्तन लेकर आए हैं। और चूंकि हम एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में जब दो सांस्कृतिक समूह पास पास आते हैं तो उनमें एक दूसरे से अनुकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया थी वो भारतीय समाज में पर संस्कृति ग्रहण की एक प्रक्रिया के रूप में हमें नजर आती है। तो आज के व्याख्यान में हमने यह जानने का प्रयास किया कि पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के संदर्भ में पिछले व्याख्यान में हमने संस्कृतिकरण को जाना था, और इस व्याख्यान में, आज के इस व्याख्यान में हमने यह समझने का प्रयास किया कि पश्चिमीकरण का अभिप्राय पश्चिम के जो आचार व्यवहार जीवन शैली का जो तरीका है उसका अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव से है। हालांकि आजादी के बाद और अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं तो पश्चिम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर अमेरिकन संस्कृति का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आज की कक्षा में हमने यह जाना। अब कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं, जैसे आपसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया है प्रश्नों का क्रम, तो उसके आधार पर आपको बहुत संक्षेप में एक छोटा उत्तर देना होगा। जैसे पश्चिमीकरण क्या है, तो आपको इसे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के संदर्भ में बताना होगा। श्रीनिवास ने किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया, तो आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में इसका उल्लेख किया है। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण कैसे अलग हैं, तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के अंतर को आपने व्याख्यान में समझ ही चुके हैं कि संस्कृतिकरण भारतीय समाज में श्रेष्ठ जातियों के अनुकरण की प्रक्रिया का प्रतीक है, और पश्चिमीकरण पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने का प्रतीक है। अब आपसे जो बड़े क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि पश्चिमीकरण क्या है, इसका अर्थ, विशेषताएं
इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए या पश्चिमीकरण का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर व्याख्यान के माध्यम से लिख सकते हैं और जो संदर्भ पुस्तकें हैं इनका अध्ययन करके आप अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।